नमस्कार, बहुत स्वागत एक बार फिर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। 25 से 30 मोदी नीतीश वाला नारा बिहार में एक बार फिर सुपरहिट हो चुका है और इस बार लहर नहीं सुनामी है। सीधे इस वक्त रुक कर लेते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त क्या कुछ वहां पर माहौल है, इस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त बीजेपी कार्यालय से, ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए, बिहार में एनडीए की जीत जो है, बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करते हुए एनडीए प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर है। 200 सीटें जो हैं उन पर बढ़त लगातार बनाई हुई है और बिहार में एनडीए की इस प्रचंड जीत का जो जश्न है वो उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यालय से देखिए किस तरीके से मनाया जा रहा है। अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं। यूपी बीजेपी कार्यालय लखनऊ से सीधी तस्वीरें दिखाई है। अविनाश, किस तरीके का माहौल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहा है? क्योंकि बिहार में देखिए इतिहास लिख दिया गया है। 90 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त, कहीं ना कहीं 2010 वाला जो इतिहास है वो दोहराया जा रहा है बिहार में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार फिर से नीतीश कुमार, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, जहां पर आप देखें कि किस तरीके से ढोल नगाड़े की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं घूम रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर देखें कि किस तरीके से घूम रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है ये लगातार जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और लगातार जो है किस तरीके से जो एनडीए की बढ़त है कहीं ना कहीं बिहार में, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर किस तरीके से ढोल नगाड़े में तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल महिला अविनाश, कार्यकर्ता भी देखिए यहाँ तस्वीरें इस पर बात की तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए, नाचते झूमते लोग भी हमें दिख रहे हैं। जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के भारी उत्साह में नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है इस वक्त कार्यकर्ताओं का? जो जीत का जश्न है वो किस तरीके से मनाया जाएगा? क्योंकि अभी देखिए, अभी तो करीब 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और शाम होते होते यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में पहुंच जाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी जीत है, एक प्रचंड जीत है। कितना उत्साह, बातचीत करने की कोशिश करिए इन कार्यकर्ताओं से। उनसे बात भी करेंगे। लगातार जिस तरीके से सुबह से ही दिखा रहा था कि जो एनडीए के पक्ष में जो तमाम रुझान थे उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आज जो जनता ने जनादेश दिया, जो जनता ने सम्मान दिया, हम मुख्यमंत्री हमारी योजना के साथ भारत में कई वर्ग से भारतीय जनता पार्टी का जो आप सलाह जो महिलाओं को सम्मान देंगे वो कहीं नहीं बिहार और आगे आपने देखा कि किस तरीके कुछ तकनीकी खामियों के चलते एनडीए की जीत को कैसे देखती है बिहार? आपने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद है। आपके यहाँ से नजदीक यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पर चौंकी मौजूद है तो यहाँ पर हम यहाँ पर आपको यहाँ तरीके से यहाँ अविनाश, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट अभी नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास दोबारा लौटेंगे हम। लेकिन देखिए, इस बार की जो जीत है बिहार की, जो
बिहार के भाग्य विधाताओं ने जो जनादेश दिया है इस बार का, वो प्रचंड है और एनडीए के खाते में जो बढ़त है वो लगातार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए 204 सीटें, अब 204 सीटों पर एनडीए जो है वो आगे चल रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है भारतीय जनता पार्टी। स्ट्राइक रेट 90% का इस वक्त बीजेपी का 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है। 110 सीटों में से 90 सीटों पर बढ़त बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी। जेडीयू की बात करें 81 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी केवल 29 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। चिराग पासवान जो है उनका ड्रामा भी देखने को मिला था, किस तरीके से बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चिराग पासवान को मनाने उनके घर पहुंचे हुए थे। सीटों को लेकर जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद देखिए 29 सीटों पर चुनाव लड़े चिराग पासवान और जो भरोसा जताया गया पासवान के ऊपर, चिराग पासवान के ऊपर जो मोदी का भरोसा है, अपने हनुमान जिस तरीके से कहते हैं चिराग पासवान को, वो आज एक बार फिर सही साबित होता हुआ नजर आया। 29 में से 21 सीटों पर चिराग पासवान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और बिहार चुनाव में पहला जो नतीजा है वो सामने आ गया है। बोधगया में आरजेडी का परचम लहराया है। तो देखिए आरजेडी के लिए एक गुड न्यूज सामने आ रही है। आरजेडी के कुमार सर्वजीत बोधगया में 881 वोट से जीत गए हैं। जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एलजेपी आरवी के प्रत्याशी को हरा दिया है चिराग पासवान ने, माफ कीजिएगा रामविलास पासवान के प्रत्याशी को हराया है। बोधगया में आरजेडी का परचम लहरा दिया है आरजेडी के प्रत्याशी ने। कुमार सर्वजीत जो चुनावी मैदान में थे, 881 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। श्यामदेव पासवान को हराया है आरजेडी प्रत्याशी ने। पहली जीत जो है उस पर मुहर लग गई है। आरजेडी ने एक सीट अपने खाते में दर्ज की है। जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है 881 वोटों से, लेकिन आरजेडी के लिए ये गुड न्यूज, तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी खुशखबरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जो चोट उनको लगी है आज उस पर मरहम का काम जरूर हो रहा है, क्योंकि पहला जो जीत का आंकड़ा है वो सामने आया है और आरजेडी के खाते में एक सीट जाती हुई। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पंकज रस्तोगी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए लगातार बढ़त बनाई हुई है एनडीए और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम और माँ जानकी में माँ जानकी के जन्मस्थली बिहार प्रांत में आज जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसके लिए सभी वहाँ के जो मतदाता हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जंगल राज को, आरजेडी महागठबंधन के जंगल राज को रिजेक्ट करने का काम किया। ये उन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि मुझे नीतीश कुमार का सुशासन और विकास का मार्ग चाहिए, इसीलिए उन्होंने वहाँ के जंगल राज को रिजेक्ट किया। क्योंकि देखिए आदित्य जी, कोई भी व्यक्ति हो जो वो हमें अब नेचर और सिग्नेचर किसी का नहीं बदलता है, उसका स्वभाव और उसका हस्ताक्षर वो नहीं बदलता है, लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरह का तेजस्वी यादव ने तमाम वादों की झड़ी लगा दी थी। बिहार का बजट 3,23,000 करोड़ का, उन्होंने 12 लाख करोड़ की घोषणाएं कर दी थी, तमाम इस तरह की बातें की। और जो कक्षा 9 खुद फेल है वो लोगों को क्या नौकरी देंगे? बिल्कुल, और देखिए शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव खुद अपनी जो पारिवारिक सीट है राघोपुर, उससे भी 3,000 से अधिक मतों से पीछे चल रहे हैं। 4800 से अधिक वोटों से वो पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप यादव खुद चौथे स्थान पे चले गए। तो ये देखिए जो क्या मानते हैं आप इसके पीछे वजह क्या रही? क्या ये जो पारिवारिक कलह थी वो भी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आया, या फिर ये माना जाए कि जो फ्रेंडली फाइट वाली रणनीति बनाई थी? बिहार में बहुत से ऐसे कारण हैं कि जो महागठबंधन की हार को प्रदर्शित करते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है महिला मतदाताओं की महागठबंधन से अत्यधिक दूरी, क्योंकि महिला मतदाता वहां जानती, जिस तरह से नीतीश कुमार ने वहां पर शराबबंदी किया, महिला मतदाताओं को 35% आरक्षण देने का काम किया और जिस तरह से वहां भयमुक्त शासन का राज कायम किया, उसके कारण देखिए, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बिहार में जो घोषणाएं की थी, जो उनको डिलीवर करने का काम किया, और माँ जानकी के सीतामढ़ी जन्मस्थली में जिस तरह से 862 करोड़ की योजनाओं का जीर्णोद्धार किया और वहाँ जो है भव्य माँ जानकी का मंदिर बनने जा रहा है,
तो इस तरह देखिए तो यो मोदी और अमित शाह की जोड़ी वहां हिट रही, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जो है, जिस तरह से वहां पर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया, हिंदू समुदाय को, उसकी जो परिणति रही कि आज ये 204 सीटें 243 में 204 सीटों पे एनडीए जो है बढ़त बनाए हुए हैं। और जिस तरह से ये लोग बात कर रहे थे, सबसे बुरा हाल तो मुकेश सहनी का हुआ, जो चुनाव के पहले जिस तरह से उन्होंने तमाम तरह की बात की थी कि मैं डिप्टी सीएम बन जाऊंगा और ये हो जाएगा, और नीतीश कुमार लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, उनकी एकदम हवा निकल गई। बिहार की जनता जो बहुत जागरूक जनता है, बिहार सर्वाधिक आईएएस देने वाला राज्य है, वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी जिसमें पूरे विश्व के छात्र आके विद्यार्थी आके अध्ययनरत करते थे, और उसको क्या नाम है, जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने तोड़ के बर्बाद करने का काम किया। तो ये देखिए, ये एनडीए की नीतियों को प्रदर्शित करता है। और जिस तरह से देखिए, हम आपको बताते हैं, ठीक है, लेकिन पंकज जी अगर बात की जाए एनडीए की खास तौर से, तो क्योंकि बीजेपी के जो रणनीतिकार चाणक्य माने जाते हैं, खुद अमित शाह भी ये नारा लगाते हुए नजर आए थे कि अब की बार 160 पार, लेकिन दूर दूर तक शायद खुद पार्टी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब की बार 200 के पार जो सीटें हैं वो मिलती हुई नजर आएंगी। ये बहुमत नहीं है, देखिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा उसको भी पार कर लिया है एनडीए गठबंधन ने, और साफ तौर पर ये इससे लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार बिहार की जो जनता है वही पार्टी की कार्यकर्ता बन गई है। क्या कहेंगे? एक बात तय समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति के चाणक्य यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से कहा था, तो एक उनका आकलन था, लेकिन बिहार में अंडर करंट चल रहा था, और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से एनडीए के पक्ष में और मोदी और आपके नीतीश कुमार के पक्ष में जिस तरह से भारी मतदान करने का काम किया, पहले फेज में 65% पोलिंग होती है, दूसरे फेज में 68% पोलिंग होती है। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एनडीए के पक्ष में एक अंडर करंट चल रहा था। और जिस तरह से बिल्कुल, जब ये वोटिंग का परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया था तो उसके कई मायने निकाले जा रहे थे। एक मायना ये भी निकाला जा रहा था कि हो सकता है बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले हैं, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ट्रेडिशनली, अगर देखा जाए पारंपरिक तौर पर, जब वोट अधिक पड़ते हैं तो उसके दो ही मायने निकलते हैं, या तो सत्ता में परिवर्तन हो रहा है या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको प्रचंड बहुमत से जनता जो है वो जिताने पर तुली हुई है। लेकिन देखिए अदिति जी, एक बात को स्पष्ट समझिए, जितने भी सर्वे पहले फेज की वोटिंग हो चाहे दूसरे फेज की वोटिंग हो, सारे चाहे चाणक्य हो, चाहे सर्वे एजेंसी हो, चाहे जितने भी एजेंसी हो, सबने किसी ने भी एनडीए को नकारा नहीं। सबने कहा कि एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। 150-60 सीटों का आकलन सभी लोग करते रहे, और अंडर करंट इतना तगड़ा था कि वो 200 के पार पहुंच गया। आज तेजस्वी यादव खुद अपनी वही चीज बचाने के लिए यही बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ पंकज रस्तोगी जी, कि इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी इसकी कल्पना खुद पार्टियों ने भी नहीं की थी, ना किसी सर्वे में ही ये जाहिर हो पाया था कि इतने प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है एनडीए के बिहार में। लेकिन देखिए अभी एक बहुत बड़ा सवाल देखिए ये भी उठेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से कई सीट आगे चल रही है, और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो वो भी बीजेपी की है बिहार में। क्या ये माना जाए कि अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो रणनीति है वो बदल सकती है? जो ये कहा जा रहा था कल तक कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बनेंगे। और दूसरा सवाल ये भी पंकज रस्तोगी जो आज की तारीख में अहम हो जाता है कि जिस तरीके से ये दर्शाया जा रहा था कि इस बार का इलेक्शन नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, क्या सहानुभूति भी बटोर ली? देखिए, पहली बात तो नीतीश कुमार एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है। बिहार को उन्होंने 20 साल के शासन में बिहार को सुशासन और भयमुक्त और दूसरी विकास के आयाम पे खड़ा किया। और महिलाओं को जिस तरह से महिलाओं की डिमांड थी कि वहां पर दारूबंदी कर दी जाए, शराबबंदी कर दी जाए, उन्होंने एक झटके में उसको बंद कर दिया, जबकि बिहार की आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया सुधरी नहीं थी। कांग्रेस के रिजीम में तो 48,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, एनडीए के शासन में 3,23,000 करोड़ पहुंच गया। और जिस तरह से विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने का उन्होंने काम किया, तो इसी सब की परिणति रही कि आज नीतीश कुमार जो अति पिछड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, 65% आबादी वहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा की आती है, उसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो इसलिए उसको फायदा मिला। और एक बात और समझ लीजिए अदिति जी की जो एनडीए का मुख्य वोटर है, वैश्य और कास्ट कम्युनिटी जो होती है, जो वो कभी
वो कोई प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो बीजेपी एनडीए का प्रबलतम वोटर है, वो हमेशा वोट करता है। तो बिल्कुल, उसका लेकिन फायदा देखिए इस कहीं बार अगर हम वोटिंग परसेंटेज पर गौर फरमाएं तो कहीं ना कहीं बिहार ने जातिवाद से आगे निकलकर वोट दिया है, ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी जो कभी बिहार की एक बड़ी पार्टी के तौर पर देखी जाती थी, उसकी जो हार है वो देखने को मिल रही है। शर्मनाक हार इसको माना जाएगा आरजेडी की। क्या मानते हैं इसके पीछे फैक्टर्स? महागठबंधन की हार के कई प्रमुख कारण। पहला तो है कि महिला मतदाताओं की दूरी, राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक कलह, जंगल राज की वापसी वहां की जनता नहीं चाहती थी, और इन लोगों का अति भ्रष्टाचारी होना। और दूसरी बात है कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट, 9 से 11 सीटों पर इन लोगों ने फ्रेंडली फाइट किया। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? इसका मतलब है कि आपके अंदर आपसी खींचतान है, सीधी सी बात है। और उसके बाद सीटों पर आपसी खींचतान, महागठबंधन के दलों में आपसी तालमेल की कमी, और दूसरी बात मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोग वो जो है आपस में बढ़ गए। मुस्लिम लोगों ने भी जनता दल यूनाइटेड के फेवर में और तमाम लोगों के फेवर में वोट दिया। और जिस तरह से सीमांचल प्रांत में जिस तरह से पिछली बार, लेकिन देखिए अभी हम जिन फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, पंकज रस्तोगी जी, अभी हम जिन तमाम फैक्टर्स को लेकर बात कर रहे हैं, ये तो तय है कि विपक्ष ये हार का ठीकरा क्या माना जाए। हार का ठीकरा अब आत्ममंथन करेगा हार के बाद विपक्ष, या फिर इसका ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर जैसा कि हमेशा फूटता रहा है एक बार फिर से। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से शुरुआत से ही बिहार चुनाव में वोट चोरी, एसआईआर, ये तमाम मुद्दे ऐसे रहे जो विपक्ष जोरों शोरों से उठाता नजर आया, और उसका खामियाजा भी शायद जमीनी स्तर पर देखने को मिला। देखिए निश्चित रूप से ये मान के चलिए जिस तरह से वहां पर ये आपके जिस तरह से घोषणाएं आरजेडी के लोग करते रहे, लास्ट मोमेंट पे भी जब चुनाव प्रचार बंद हो गया था तब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी बोलते हैं। लेकिन जनता वो बात चीज भूल नहीं सकती। 15 साल का जो जंगल राज था, जनता उसको नहीं भूल सकती। उस समय 12 पत्रकारों की निर्मम हत्या हुई थी, और जिस तरह से वहां सिवान में जिस तरह से शहाबुद्दीन का आतंक था, और जिस तरह से एक व्यक्ति की वहां पर बकायदा तेजाब डाल के हत्या कर दी जाती है, उसके बाद वहां के डीएम को मारा जाता है, तो ये सब इस तरह के तमाम घटनाक्रम रहे। जनता उसकी पुनर्वापसी नहीं चाहती है, उसी की परिणति रही। जनता वहां सुशासन चाहती है, वहां विकास चाहती है, उसी की परिणति रही कि आज वहां पर जिस तरह से एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। अब ये निश्चित रूप से मान के चलिए अदिति जी कि बिहार और प्रगति की ओर अग्रसर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार और अधिक प्रगति की ओर अग्रसर होगा, इस बात से कोई इंकार नहीं। और देखिए एक बार फिर से आंकड़ों पर अगर गौर कर लें हम, 204 सीटों पर लगातार एनडीए जो है बढ़त बनाई हुई है। इंडिया महागठबंधन 33 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम अन्य पार्टियों की बात करें तो महज 6 सीटों पर आगे चल रही है। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक इस पूरी फाइट में गायब नजर आ रही है। एलजेपी 21 सीटों पर, 29 सीटों पर चुनावी मैदान में थी, 21 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीयू 81। कांग्रेस की तरफ अगर नजर डालें 56 सीटों पर चुनावी मैदान में होकर केवल और केवल 4 सीटों पर अभी बढ़त बनाई हुई है। वीआईपी पार्टी को देखिए, 0 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की वो पार्टी जिस पर भरोसा जताया था महागठबंधन ने और उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया, लेकिन बावजूद इसके वीआईपी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में वीआईपी तो कतई नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर मंथन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। विनय तिवारी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका प्राइम टीवी पर। और क्या वजह मानते हैं आप इन आंकड़ों के पीछे, क्या वजह रही कि इस बार लहर नहीं आई है, इस बार सुनामी आई है मोदी नीतीश की, और बिहार ने एक बार फिर ठाना है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना है? देखिए अदिति जी, ये सत्ता पक्ष या एनडीए की जीत कम और विपक्ष की करारी हार ज़्यादा है। आकलन इस चीज़ का अब इस समय विश्लेषण नहीं करना चाहिए कि एनडीए जीता कैसे, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री उसको ऐसे कैसे मिली। वो तो जीत ही रहते हैं अमूमन। धरातल पे सुगबुगाहट इसी चीज़ की थी, और एग्जिट पोल हो, ये भी सब ओपिनियन पोल, ये सारे के सारे लोग यही सब इशारा इसी तरफ कर रहे थे कि कमोबेश एनडीए की सरकार बन रही है। हाँ, इस तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा था
कि इतनी भयंकर जीत मिलेगी एनडीए को जो है। ये एनडीए के लोग भी ऐसी जीत को जो का आकलन नहीं कर बिल्कुल। रहे थे। खुद गृह मंत्री अमित शाह जब चुनावी रैलियों में नारा दे रहे थे तो कह रहे थे अब की बार 160 पार, लेकिन 200 पार पहुंच जाएंगे। इस बात का आकलन तो उन्होंने खुद नहीं किया था, चाणक्य होकर भी। तो वही हमारा कहने का मतलब कि एनडीए के लोग भी और इनके जो रणनीतिकार थे वो लोग भी इतना नहीं आकलन कर रहे थे कि ऐसी विक्ट्री मिलेगी। हाँ, विपक्ष जो हारा है तो कमोबेश विपक्ष भी नहीं चाह ऐसा आकलन नहीं कर रहा था कि वो इतनी बुरी हार हारेगा, और इतनी बुरी हार हारा है विपक्ष, उसी का नतीजा है कि एनडीए को इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं। एनडीए ने ऐसा कुछ बिहार में नहीं कर दिया है अगले पिछले जो है 5 साल में कि उसको इतने सारे नंबर मिल जाएं। वो इतने नंबर जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष का योगदान बड़ी है। बात, बहुत बड़ी बात विनय तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जो एनडीए को ये प्रचंड बहुमत मिला है वो उनके काम की वजह से कम, विपक्ष की गलतियों की वजह से ज्यादा मिला है। एग्जैक्टली वो विपक्ष की जो नाकामियां हैं, विपक्ष के जो राजनीतिक मुद्दे रहे हैं, जो जनता से डिस्कनेक्ट जो रहे हैं, वो जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं, वो वोट अधिकार यात्रा, जो अनावश्यक मुद्दे, और आपस में जो बिखराव था कांग्रेस और आरजेडी विनय को तिवारी लेके। जी, बड़ी बात तो ये भी है, देखिए वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी, जोरों शोरों से जो है उसमें भीड़ भी इकट्ठी होती है और ये माना जाने लगता है कि देखिए राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है बिहार में बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन उसके ठीक बाद राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। जब रैली का समय था तो राहुल गांधी बिहार में नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ महागठबंधन में अगर आपसी फूट की बात करें तो वो भी हमने अंत समय तक देखिए किस तरीके से आपस में, चाहे सीट बंटवारे को लेकर बात हो, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात हो, फूट जो है बरकरार रही। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, विपक्ष जो है जनता की नब्ज टटोलने में 100% विफल रहा। तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करना वो कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था विपक्ष की इस करारी हार के लिए, क्योंकि तब एक मुद्दा मिल जाता है कि नीतीश कुमार के सामने, सुशासन के सामने क्या है? जंगल राज। भाई आरजेडी, तेजस्वी का मतलब आरजेडी, आरजेडी का मतलब लालू, लालू का मतलब जंगल राज। तो पब्लिक के पास खाली 2 चॉइस थी कि एक सुशासन, एक जंगल राज। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि चीफ मिनिस्टर का पद डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद सबसे बड़ा ब्लंडर वीआईपी, वो एक सीट नहीं जीत पा रही है, जिसको आप 4-5% का प्रतिनिधित्व है वहाँ पे मल्ला जो है जाति का, उसको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा अमूमन घोषित किया जाता है, नेतृत्व का चेहरा, लेकिन डिप्टी कौन होंगे, रक्षा मंत्री कौन होंगे, या गृह मंत्री कौन होंगे, या वित्त मंत्री कौन होंगे, अब ये प्रचलन जो इन्होंने जो डाल दिया है। क्या ये माना जाए पंकज रस्तोगी जी कि ये जो मुकेश सहनी को आगे करके फेस डिक्लेयर कर दिया गया, ये भी एक बड़ी वजह रही कि वोट कट गया? देखिए, एक बात को तय समझ लीजिए, एनडीए ने जितना काम वहां पे किया है उतना काम कभी महागठबंधन की सरकार में भी नहीं हुआ होगा। 17 महीने तेजस्वी यादव सरकार में नीतीश कुमार के साथ रहे। उस समय महिला सशक्तिकरण कह लीजिए या लोगों को बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए या तमाम तरीके के कितने काम हो गए, वो सब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उसी सबकी परिणति रही कि जनता ने देखा, और जिस तरह से पंकज रस्तोगी चर्चा में लौटूंगी, लेकिन सीधे अभी रुक कर लेते हैं बीजेपी कार्यालय का, जहां पर कपिल अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। मुझको लगता है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष से राहुल गांधी का मैं रिजाइन मांगता हूँ, रिजाइन कर देना चाहिए। अब उनको ये अधिकार नहीं बचा कि नेता प्रतिपक्ष ने, जब बिहार जैसे बड़े प्रदेश की जनता ने उनके गठबंधन को निकालने का काम किया, आज जो जोकर बनकर रह रहे हैं। जब कोई माँ का बच्चा रोता है, छोटा बच्चा 2-4 साल का, तो माँ उसको रील दिखा देती है राहुल गांधी की कि बेटा देख राहुल गांधी कैसे कैसे काम कर रहा है, और बच्चा हंसने लगता है और उसके जोकर बनकर रहेगा। समस्त भारत जुड़कर वोट कर रहा है, जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट कर रहा है। बिहार का यह चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है। आज विश्व के अंदर सम्मान प्राप्त हुआ है भारत को, इन विषयों को जनता देख रही है, और यह जनादेश अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो अनावश्यक के मुद्दों के माध्यम से जनता को भ्रमित करने का प्रयास करता है, उसको कुछ सकारात्मक मुद्दों के साथ वापस चुनाव में आने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमें भी, और ग्राउंड रिपोर्ट भी हमारे पास जो भी वहाँ पर लोग थे, सबके माध्यम से
मिल रही थी। लोगों ने इस बार जिस प्रकार से जाति पाति से ऊपर उठकर और विशेषकर हमारी बहनों ने एक कीर्तिमान रचा, आज पुरुषों से ज्यादा मतदान किया और उन्हें जिस प्रकार का इस आजाद भारत में सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मिला है, उसकी परिणति अब आपको चुनाव में भी देखने को मिल रही है। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को एक बार फिर से बढ़त दिखने के बाद तस्वीरें राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की है। यहाँ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से दौड़ लगाने की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं गूंज रही है। तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर झूम रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता आप देखें कि किस तरीके से भांगड़े पर डांस करती हुई नजर आ रही है। जो उत्साह है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, जहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है आतिशबाजी हो रही है, लोगों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और जिस तरीके से लगातार वोट के आंकड़े में ही कहीं ना कहीं एनडीए को जो है बड़ी बढ़त कहीं ना कहीं मुझे दिख रही थी। आप बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर जश्न हो रहा है, तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर फिर से एक बार आतिशबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जो है अब आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं और लगातार जो कहीं ना कहीं जो पटोका है भारतीय जनता पार्टी का उसको लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें राजधानी लखनऊ के हैं जहाँ पर तमाम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आतिशबाजी कहीं ना कहीं हो रही है। बिहार चुनाव में जिस तरीके के जो नतीजे आए कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर से बिहार में बनने जा रही है, उसको लेकर उत्साह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर यहाँ देखी जा रही है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए अविनाश। तो देखिए उत्साह बहुत ज्यादा है कार्यकर्ताओं में और ये उत्साह लाजमी भी है, जायज भी है, क्योंकि आज पूरे देश में बीजेपी कार्यालयों में लड्डू बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। उस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, बिहार चुनाव में एनडीए के खाते में तीसरी जीत दर्ज हो गई है। अनंत सिंह मोकामा से 28,000 से अधिक वोटों से जीत चुके हैं। बाहुबली अनंत सिंह जीत दर्ज कर ली है और देखिए आरजेडी से उम्मीदवार वीणा देवी को हराया है। तो देखिए दो बाहुबलियों के परिवार में ये जो फाइट थी मोकामा सीट पर, उस पर अनंत सिंह ने 28,000 वोटों से एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। जेडीयू से प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह, और देखिए जीत का जो कॉन्फिडेंस था बाहुबली अनंत सिंह के अंदर वो पहले से ही नजर आ रहा था, क्योंकि बीते करीब 2-3 दिन से अनंत सिंह के आवास के बाहर जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी। साहिबगंज सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है। भाजपा के राजू कुमार ने जीत का परचम लहराया है। बिहार भगवामयी हो गया है। आरजेडी के पृथ्वीनाथ राय को हराया बीजेपी के राजू सिंह ने। तो ये सीटें, 3 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में आ चुकी हैं। पंकज रस्तोगी जी, देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है जीत पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। जहां अभी तक आरजेडी को 1 सीट उसके खाते में आई है, अंतिम मुहर लगी है। बीजेपी की बात करें 3 सीटें बीजेपी के और एनडीए गठबंधन के खाते में। और बाहुबली अनंत सिंह की अगर बात कर ली जाए पंकज रस्तोगी जी, तो देखिए उनके अंदर तो जो कॉन्फिडेंस था वो पहले से ही देखने को मिल रहा था। महाभोज की तैयारी, बड़े बड़े पंडाल सज गए थे, रसगुल्लों की महक जो है वो उनके घर के आसपास जो फिजा थी उसमें गूंज रही थी। क्या लगता है अब और ज्यादा मिठास घुल गई है? देखिए अनंत सिंह वहाँ के भूमियारों के बड़े नेता हैं और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव के दौरान जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे, तो उसमें देखिए वहाँ किसी प्रकार का चुनाव आयोग ने जिस तरह से उनको जेल भेजने का काम किया और बाकायदा उसकी विवेचना हो रही, जो विवेचना में चीजें स्पष्ट होंगी वो सामने आएगी। तो ये सब चीजें, लेकिन वहाँ की जो मोकामा की जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता ने नहीं माना और जनता ने उनको प्रचंड 28,000 से अधिक मतों से विजयी बनाने का काम किया। तो ये भी ये प्रदर्शित करता है कि जनमानस उनके साथ खड़ा है। देखिए मोकामा वो सीट है जहां पर कभी सूरजभान का सिक्का चलता था, आज अनंत सिंह की जीत, क्या इंडिकेशन है? देखिए मोकामा में अनंत सिंह की जो जीत है वो उनकी एक हिसाब से व्यक्तिगत जो है जीत मानी जाएगी। वो कमोवेश आरजेडी में रह चुके हैं, जेडीयू में रह चुके हैं,
बिल्कुल भाजपा कहा भी में जाता है कि जदयू से ही तो चुनाव अनंत लड़ा सिंह है। वो नेता है जिनको सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है जदयू जीतने से ही के चुनाव लिए। लड़ा है वो प्रत्याशी। ऐसे वो बारी बारी से हर पार्टी से वो जो है चुनाव लड़ चुके हैं और वो उनकी एक व्यक्तिगत बाहुबली है। वहाँ पे जो है एक हिसाब से उनकी एक अलग छवि है और उनकी जो क्षेत्र है वहाँ पे उनको उनकी जनता जो है काफ़ी उनको सर आँखों पे रखती है। वो किसी भी पार्टी से लड़ें लेकिन वहाँ पे जनता का सहयोग उनको मिलता है, लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत है सहयोग है। लेकिन इस बार वो एक अच्छे गठबंधन से थे, जेडीयू और भाजपा के गठबंधन एनडीए की तरफ से जो है चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके लिए सोने पे सुहागा था और इसी चीज़ को लेके वो आश्वस्त थे, एनडीए भी और वो भी, कि वोट पड़ने से पहले उनको जो है अरेस्ट किया जाता है और वो हंसी खुशी जेल के अंदर जाते हैं। बिल्कुल, उनको पता है कि लेकिन हम जीत तो रहे देखिए हैं। पंकज रस्तोगी जी, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे अलीनगर से मैथिली ठाकुर की अगर बात कर ली जाए, बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुई मैथिली ठाकुर, लेकिन लगातार एक बड़े अंतर से वो जीत की और अग्रसर नजर आ रही है अलीनगर सीट पर। क्या ये नहीं लगता कि अब जो राजनीति जो है वो अलग तरीके की होती हुई नजर आ रही है, प्रत्याशियों के चेहरे पर नहीं, बल्कि एक अगर आपके पास बढ़िया नेता है केंद्र में, राज्य में, तो आप सरकार बनाने में सक्षम नजर आते हैं। जिस तरीके से मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई है बिहार में, क्या ये नहीं लगता कि अब राजनीति की जो दिशा है, जो दशा है, वो बदलने की जो पटकथा है वो लिखी जाने लगी है? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं उसको डिलीवर करने का काम करते हैं, उसी की परिणति है कि आज डबल इंजन की सरकार कई राज्यों में है और 22-23 राज्यों में आज जो है भारतीय जनता पार्टी है और उसके घटक दलों की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं जिसको वो डिलीवरी करने का काम करते हैं। जनमानस इसीलिए उनके ऊपर भरोसा करता है। और बिहार में भी देखिए 1,40,00,000 महिलाओं को जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के तहत 10-10 हजार रुपए दिए गए और ये कहा गया कि रोजगार में अगर आपका घाटा भी होता है तो आप घबराएं नहीं, आप किसी तरह का अपने को स्वावलंबी बनाएं और आत्मनिर्भर बने। अगर आपको और पैसे की जरूरत होगी तो और पैसा दिया जाएगा, लेकिन आप सशक्त बनिए। महिला सशक्तिकरण के तहत ये धनराशि दी गई और 11,1100 रुपए उनके खाते में दिए गए। तो इस तरह से, और दूसरी बात, किसानों के लिए जो 6-6 हजार रुपए साल पूरे देश के 12 करोड़ किसानों को लेकिन देखिए, धनराशि दी अगर जाती महिलाओं है। की बात करें तो वायदे तो विपक्ष ने भी, महागठबंधन ने भी महिलाओं के साथ किए थे। युवाओं को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन फिर भी वो प्लान ध्वस्त क्यों हो गया विपक्ष का? इसका जवाब दीजिए। एक बात तय समझ लीजिए कि एक घोषणा करना और एक 11 साल से सरकार एनडीए की चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसको क्रियान्वयन करना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो और चाहे जो है उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसी तरह का, सभी चीजों में क्रियान्वयन करना। तेजस्वी यादव ये कहते देखे गए कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम महिलाओं के खाते में 30-30 हजार देंगे। 10 हजारी पर 30 हजारी तो भारी पड़ना चाहिए था। तो फिर क्या वजह रही कि विपक्ष को हार का मुंह देखना पड़ रहा है? और राहुल गांधी की अगर खास तौर से बात करें, 35वीं हार। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जब एक घोषणा की थी कि हम हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, उस घोषणा को भी बिहार की जनता पचा नहीं कर पा रही थी। पत्रकार बंधु भी नहीं पचा पा रहे थे, जो विश्लेषक थे, वो अर्थशास्त्री थे, वो कोई नहीं पचा पा रहा था। हम भी उस दिन इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि ये पॉसिबल कैसे है, कैसे दे सकते हैं। तो क्या ये जो जुमलेबाजी एक तरीके से कह दी जाए, उसकी स्क्रिप्ट जो लिखी वो ध्वस्त हो गई, फेल हो गई, विफल हो गई? उसको इसी तरीके से, और कहीं ना कहीं ये चीज तेजस्वी यादव को भी लगा कि हमारी इस घोषणा पे पब्लिक के अंदर रिस्पांस वैसा नहीं जा रहा है, तब उन्होंने दूसरी घोषणा की। ये घोषणा दूसरी बार की है। उनको लग रहा था कि जो सत्ता पक्ष ने जो एनडीए के तरफ से 10 हजार का जो वादा किया गया और उसको क्रियान्वयन कर दिया गया, उसका जो माहौल था पब्लिक के बीच में वो कुछ ज्यादा ही था। ये तेजस्वी को लगा, इसलिए उन्होंने काउंटर अटैक उस पर किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 30,000 तिवारी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि कहीं ना कहीं हमने जो ये शगुफा छोड़ा है, ये जो हम प्लान तैयार किए हैं वो फेल हो जाएगा, इसीलिए दूसरी घोषणा भी कर दी। वो भी काम नहीं, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव क्योंकि वोट चोरी से वोट डकैती पर आ गए थे, अभी हाल फिलहाल की ही उनका जो बयान है वो सामने आया था, तो क्या ये माना जाए कि इस हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर फूटने वाला है विपक्ष की तरफ से? ये तो होना ही है। वो उनको किसी न किसी के ऊपर तो उंगली उठानी ही है। आरजेडी और कांग्रेस
में दरअसल दिक्कत ये है कि वो एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व तो एक परिवार कर रहा है और आरजेडी में भी एक परिवार ही नेतृत्व कर रहा है। तो उस पार्टी के अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है, ना इतनी हिम्मत है, ना ऐसी शैली ही है कि अपने परिवार के ऊपर यानी नेतृत्व के ऊपर उंगली उठाए। तो उसको चूंकि उंगली उठानी है तो वो पिछले करीब 15 साल से देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी, ईवीएम, बिल्कुल, जहां चुनाव जीत जाते हैं हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्यों में जब चुनाव जीत जाता है विपक्ष, तब इलेक्शन कमीशन नहीं याद आता है। जहां पर चुनाव हार जाते हैं वहां पर वोट चोरी, वोट डकैती सब याद आने लगती है। वो अलग बात है पंकज रस्तोगी जी। लेकिन देखिए, एक तीसरा मोर्चा जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, बीते 3 साल से खूंटा डालकर गाड़कर बिहार में बैठे थे प्रशांत किशोर और जमीनी स्तर पर खूब काम भी किया, लेकिन बावजूद इसके खाता भी नहीं खुल रहा है प्रशांत किशोर का। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कही और उसके बाद स्वयं वो बैकआउट कर जाते हैं, रिवोक कर जाते हैं कि वो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जनमानस ने ये भी देखा और उनकी तमाम जो जिस तरह से ठीक है लोग नए दल के साथ उतरते हैं तो भीड़ जुटती है, लेकिन वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी इस पे बहुत प्रश्न चिन्ह हो जाता है। और रहा सवाल जो भी आप तेजस्वी यादव की घोषणा की बात कर रही थी, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ 17 महीने शासन में थे, उस समय जीविका दीदी क्यों नहीं याद आई? देखिए, ये उस समय आपने क्यों नहीं उनको पैसे दिए? हैरानजनक बात है ना विनय तिवारी जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। बेहद हैरानजनक बात है ये तो कि 3 साल से प्रशांत किशोर पीके जो एक बड़े चुनावी रणनीतिकार भी माने जाते हैं, वो अपना खाता खोलने में भी विफल हो जाते हैं। बिहार चुनाव में तमाम मंचों से उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें की, कई बड़े बड़े दावे भी किए थे। पीके ने यह भी कहा था कि देखिए 14 नवंबर को हम बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन खाता भी नहीं खुल रहा है अभी तो। विनय तिवारी जी, दोबारा आप क्वेश्चन जरा पूछे। मैं विनय तिवारी जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रशांत किशोर जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 14 नवंबर को एक बड़ी जीत हम दर्ज करेंगे, एग्जिट पोल्स को नकार रहे थे, क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे कि लगातार काम करने के बावजूद प्रशांत किशोर ये करारी हार का सामना कर रही हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जो पिछले 3 साल से बिहार में जो मेहनत कर रहे थे वो काबिले तारीफ थी। वो जनता के बीच में जा रहे थे, वो यात्राएं कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे और उनका जो दिशा और दशा था वो भी एक अलग हटके था। वो कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए से इतर एक विकल्प देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता चला गया और जब निर्वाचन आयोग ने घोषणा की, उसके बाद प्रशांत किशोर ने गियर चेंज किया और कमोबेश वो एनडीए और महागठबंधन के नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करने लगे और उन पे उंगलियां उठाने लगे। उसके बाद उनका चुनाव कमजोर होता चला गया। हालांकि प्रशांत किशोर को ये पता था कि इस बार हम 3 और 13 में नहीं रहेंगे, हम कितने अच्छे तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए वो मेहनत कर रहे थे। विनय तिवारी जी, तीसरा मोर्चा ना 3 में ना 13 में अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है। एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक गए। जब जिस क्षण जो है निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी, वो दूसरे नेताओं की तरह विपक्षी पार्टियों के ऊपर छींटाकशी करने लगे। तो पब्लिक के अंदर ये चीज़ गया कि कहीं ना कहीं ये भी कमोबेश वैसी ही राजनीति कर रहे हैं जो अन्य नेता कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक ने उनको नकार दिया। और देखिए, इस बीच रिवावा जडेजा क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहूंगी। जिस प्रकार से एनडीए ने अपनी जीत दर्जित की है इस ऐतिहासिक चुनाव में और रिकॉर्ड ब्रेक मतदान के माध्यम से आप सभी ने पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास संपादित किया और एनडीए के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनको जीत की तरफ अग्रिम आगे कूच करके जीत दिलाई। उनके लिए मैं आप सभी को, बिहार की जनता को, शीर्ष नेतृत्व को अपने माध्यम से हृदय से शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आने वाले दिनों में बिहार भी एक विकसित बिहार की ओर अग्रसर रहकर बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बिहार को मिलने वाले हैं और बिहार एक अपना एक अलग स्थान समग्र भारतवर्ष में अंकित कर सकेगा। ऐसे विश्वास के साथ मैं पुनः सभी बिहारियों को, बिहार नगरजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत और जश्न यूपी, गुजरात, देश के हर एक कोने में। और देखिए, गुजरात से ये बयान जो सामने आया है, रिवावा जडेजा का, राज्य मंत्री भी हैं गुजरात सरकार में और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा की वाइफ भी है। लेकिन देखिए,
क्योंकि बिहार चुनाव में जो सबसे ज्यादा बात विपक्ष ने उठाई वो गुजरात की ही उठाई। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता हुआ नजर आया कि भाई फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट मांगेंगे बिहार में, लेकिन देखिए जवाब दे दिया बिहार की जनता ने। देखिए एक बात तय समझ लीजिए कि जिस तरह से गुजरात मॉडल हमेशा का रहा है कि गुजरात मॉडल बहुत अच्छा रहा, विकास का मॉडल है, तो जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, वहाँ तीनों राज्यों की क्या स्थिति है अदिति जी? बहुत बुरा हाल है। आपने वहां पर कौन सी ऐसी योजनाएं परिलक्षित कर दी, कौन सी ऐसी घोषणाएं कर दी, या कौन से ऐसे विकास के नए आयाम स्थापित कर दिया कि वो मॉडल प्रस्तुत हो? तो आप उसमें नाकाम रहे हैं। और आरजेडी के ऊपर तो जंगल राज जो 90 से 2005 तक था उसका ऐसा बिल्ला लगा हुआ है, वो उससे उबर नहीं पाते। और 17 महीने नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाते हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होके, उस दौरान भी ऐसा कुछ नहीं कर गुजरते हैं कि जनमानस उनके ऊपर भरोसा करे। जनमानस जानता है कि इनके सब वादे दूसरी वाले वादे हैं, जुमलेबाजी। पूरी तरीके से नकार दिया और दूसरी बात को भी, कांग्रेस को भी, पूरे महागठबंधन को भी। और देखिए आंकड़ों पर गौर कर लेते हैं पंकज रस्तोगी, देखिए एनडीए जो है अब 206 सीटों पर, यानी जैसा कि माना जा रहा था कि कुछ कम सीटें हो सकती हैं, अब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन देखिए एनडीए जो है 206 सीटों पर लगातार बढ़त जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। यानी सीटें जो है एनडीए के खाते की वो बढ़ रही हैं जैसे जैसे वोटों की गिनती जो है आगे बढ़ रही है। वहीं इंडिया की बात करें, इंडिया महागठबंधन की अगर बात करें, 30 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। विनय तिवारी जी, क्या लगता है ये जो आंकड़ा है, क्या ये अब कितना ज्यादा इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा आखिरी चरण की मतगणना होने तक, या फिर कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो अंतिम चरण की जब मतगणना होगी उसमें भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी? देखिए कमोबेश ये देखा जाता है कि 16-17 राउंड की मतगणना के बाद जो स्थिति, जो ट्रेंड होते हैं वो लगभग उसी तरीके से रिजल्ट में तब्दील होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो पार्टी जीत रही होती, जो गठबंधन जीत रहा होता है, उसके सीट में उससे ज़्यादा इजाफा होता है। 16-17 राउंड की इस समय मतगणना हो चुकी है और अब तो ट्रेंड इस तरीके से जो है इशारा कर रहे हैं कि अगर जेडीयू को हटा के भी अगर भाजपा सरकार बनाना चाहे तो वो कमोबेश 121 यानी एक सीट कम है, नहीं तो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है। एक सीट कोई मायने नहीं रखती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनडीए में किस तरीके से जो है सत्ता की जो है सत्ता किसके साथ रहेगी, कौन नेतृत्व करेगा। लेकिन आज इस बीजेपी की जो स्थिति है वो अगर जेडीयू साथ में नहीं होती है तो बीजेपी की स्थिति जो है काफी ज्यादा मजबूत इस वक्त नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर पंकज रस्तोगी जी? मजबूत स्थिति में है बीजेपी, क्या ये है खतरे की घंटी नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री पद को लेकर? नहीं, देखिए एक बात को अदिति जी स्पष्ट समझ लीजिए, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन दूध और चीनी की तरह है। जैसे दूध और चीनी के बिना आप मीठा दूध नहीं पी सकते हैं, तो दोनों का गठबंधन इसी तरह का है। तो इसलिए ये गठबंधन तो रहेगा और नीतीश कुमार को दूध और चीनी वाली कई मजबूरी सेंटर से तो निकल कर नहीं आ रही है ना विनय तिवारी जी? ऐसा नहीं है, और दोनों में इतना सामंजस्य है और नीतीश कुमार कई बार घोषणाएं कर चुके हैं कि अब ये गठबंधन कहीं जाने वाला नहीं है, गठबंधन हमेशा रहेगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विनय तिवारी जी आपका भी इस पर। क्या ये दूध और चीनी वाली जो बात कह रहे हैं पंकज रस्तोगी जी, कहीं ये केंद्र वाली मजबूरी की वजह से तो नहीं है ना? क्योंकि देखिए जेडीयू का एक ट्वीट आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे, उसके बाद वो डिलीट भी कर दिया जाता है आज ही की तारीख में। नहीं, देखिए मजबूरी नहीं है भाजपा को। बिहार में भी जो इस समय प्रेजेंट स्थिति जो दिख रही है 121 तक का जो आंकड़ा है, और मजबूरी सेंटर में बीजेपी को जेडीयू को लेकर नहीं है। अगर उनके 12 सांसद हटते हैं तब भी उनके पास बहुमत रहता है, बशर्ते चंद्रबाबू नायडू साथ में रहें। लेकिन भाजपा ने हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाया है, वो चाहे महाराष्ट्र में शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया हो या 2014 में पूर्ण बहुमत से 282 सांसद के साथ जो है भाजपा आई थी, लेकिन अपने सहयोगी दलों को साथ में रखा। 2019 में भी साथ में रखा। भाजपा ने हमेशा अपने सहयोगी दलों को साथ के वो अपने साथ लेके चलते हैं। वो दूर की राजनीति करते हैं, शॉर्ट टर्म के ऊपर वो नहीं बिलीव करते हैं। इसलिए वो समन्वय के साथ ही सरकार बनाएंगे और उम्मीद ज़्यादातर नीतीश कुमार की ही चीफ मिनिस्टर बनने की है। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ज्यादातर उम्मीद जो है वो नीतीश कुमार के ही चीफ मिनिस्टर बनने की है। लेकिन बीजेपी को लेकर कुछ भी कहना बेहद असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि बीते कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है
एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि भले ही नीतीश कुमार 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर ना बने, लेकिन कमोबेश कुछ समय के लिए बने, लेकिन बनेंगे हमें लगता है नीतीश कुमार। ये बड़ा इशारा आप कर रहे हैं कि हो सकता है 5 साल के लिए मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री फौरी तौर पर अभी नीतीश कुमार को ही बनाएगी। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, देखिए आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कांग्रेस की सीटें, जहां एक तरफ एनडीए की सीट बढ़ रही है, बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी दिख रही है, जेडीयू के खाते में ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस की सीटों में कमी हो रही है, पहले 4 अब 3 सीटें जिन पर बढ़त है कांग्रेस की। क्या लगता है अंतिम आंकड़े आते आते ये जो डेटा है वो बदलेगा, सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस पार्टी की, या फिर कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल इस बार बिहार में? देखिए कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल बिहार में है, और जिस तरह से उसके नेता बयान देते हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से नहीं होगा। आपको तमाम चीजों की घोषणाएं करनी होगी, तमाम जनमानस के साथ जुड़ना होगा, तभी होगा। जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देते हैं, और जिस तरह से उसमें बच्चों की, लड़कों की, तमाम छोटे बच्चों की जो वोटर भी नहीं हो सकते, उनकी सबकी भीड़ दिखाई देती है, उससे वो आह्लादित हो जाते हैं, अति प्रसन्न दिखाई देते हैं कि हमारी तो आगे बिहार में सरकार ऐसा राज्य है ना जहां पर किसी की भी रैली निकल रही होती है, वो नहीं, लेकिन जिस तरह से उनकी रैलियों में ऐसी देखने को मिली। और दूसरी बात अदिति जी, जिस तरह से उनके कांग्रेस के मन से, उनके जो रिजवी वहां के कांग्रेस के नेता हैं, और वो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को, दिवंगत माता जी को जिस तरह से अभद्र और गालियों का प्रयोग करते हैं, तो जनमानस उसको बर्दाश्त नहीं करता। और जिस तरह से छठ पूजा जो बिहार का राष्ट्रीय पर्व है, पूरे देश का राष्ट्रीय पर्व है, उसके ऊपर नाटकबाजी की बात करते हैं, तो ये सब चीजें उनकी हार का प्रचंड कारण बना है। और अभी देखिए 3 सीटें हैं, उसमें कितने आगे वो चल रहे हैं वो अलग बात है, नहीं तो हो सकता है इनका 0 हो जाए। तो इस तरह से ये सब तमाम चीजें ऐसी हैं, और ये इस बात को प्रदर्शित करेगा। और मुकेश सहनी की तो हवा निकल गई, कहा वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे और खुद डिप्टी सीएम बन रहे थे 2.66% वोटों के साथ। निषाद समझाए तो आप अपनी सीट बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात हो जाएगी। उनके बड़े भाई तो चुनाव हार रहे हैं, चौथे नंबर पर चले गए। 17वें राउंड की मतगणना के बाद तेजस्वी करीब 10,000 वोटों से पीछे हैं। अब नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा वो फासला कवर कर पाएंगे। बिल्कुल। बहरहाल आरजेडी के लिए और एक बहुत बड़ा झटका है, अभी उनकी जो करंट पोजीशन है वो 25 विधायकों की है जो आगे चल रहे हैं। अगर इनमें से अगर एक सीट भी अगर आरजेडी खोती है तो सदन के अंदर वो नेता प्रतिपक्ष का भी दावा खो देगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के लिए कम से कम 25 सीटें जीतना जरूरी है। तो उनके लिए तो और एक चिंता वाली खबर है। और कांग्रेस के लिए देखिए क्या है कि कांग्रेस के लिए यहाँ पे खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं, ना तो उनका कॉर्डर है वहाँ पे, ना ही उनके कोई क्षेत्रीय नेता खोने के लिए कुछ नहीं था बिहार में। लेकिन क्या ये नहीं लगता, ये नहीं मान लेना चाहिए कि कांग्रेस का दामन थामकर आरजेडी ने बहुत कुछ खो दिया? हाँ, कांग्रेस को कमोबेश बहुत सारी पार्टियां अब उनको पनौती की तरह देख रही हैं। कांग्रेस जिसके साथ जाती है तो अपना तो उद्धार नहीं कर पाती है, लेकिन कमोबेश उस पार्टी को जो है बंटाधार कर देती है। एक गाना याद आ रहा है मुझे, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। शायद कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति बन चुकी है आज की तारीख। शायद इसी चीज को लेकर ममता बनर्जी सतर्क हो गई थी, और उन्होंने पिछले 5 साल पहले ही उन्होंने कांग्रेस को जो है बिल्कुल किनारे कर दिया था कि हम सेंटर में आपके साथ तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में महागठबंधन टाइप का कोई गठबंधन नहीं बनेगा, और पश्चिम बंगाल में हम ही, बाकी बाहर हम महागठबंधन करेंगे जो है। लेकिन इसने अदिति जी एक बात को तय समझ लीजिए, इस जीत से, इस एनडीए की इस प्रचंड जीत से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जो है एक अखिलेश यादव जो यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनके माथे पे भी बल पड़ चुका होगा निश्चित रूप से। उन्हें भी सतर्क होने की आवश्यकता है, इसलिए चिंता का विषय बन गया है, ये निश्चित मान के बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां अखिलेश यादव ने भी की, और वहां से नहीं खड़े किया, लेकिन रैलियां ताबड़तोड़ किया, रैलियां ताबड़तोड़ की, और वहां से संदेश जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भी दिया कि भाई हम जो है 27 में आ रहे हैं, और शायद समर्थन मांगने के लिए भी गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अपना ही घर खो रहे हैं, तेजस्वी यादव अपना ही गढ़ खो रहे हैं, वो अखिलेश यादव को क्या समर्थन यहाँ योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां पर रैलियां की, ताबड़तोड़, सिवान से लेकर रघुनाथपुर तो तमाम जगहों पे ताबड़तोड़ रैलियां की, जनमानस में इतनी प्रचंड भीड़ दिखाई दी, और लोग वहां बुलडोजर सिंबल के रूप में वहां लेके खड़े दिखाई दिए, और उन्होंने बता कहा भी वहां के जनमानस से कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बात भी जनमानस के समझ में आ गई, और आज देखिए ये प्रचंड जीत इन्हीं सब कारणों, इन्हीं सब का कारण है। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता बीजेपी के और सबसे बड़े प्रचारक के तौर पर भी देखे जाते हैं, क्योंकि जहां जहां
सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां जहां चुनावी रैलियां की हैं वहां वहां बढ़त बनती हुई साफ नजर आ रही है उन सीटों पर, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ एनडीए के तो स्टार प्रचारक हैं और भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पे उनकी पॉपुलैरिटी है। पार्टी और एनडीए उनकी उपयोगिता को भरपूर जो है यूज करता है, उनको यूज करता है और वो फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुत्ववादी हैं और उसका परिणाम भी जब 206 सीटें अगर एनडीए जीत रहा है तो जाहिर सी बात है, मैं विशेष धर्म को किनारे रख रहा हूं, अगर उसको हटा दिया जाए तो यहाँ पे जातिवाद जैसा जो फार्मूला था वो धराशायी हो गया है। हर जाति से, हर तबके से भरपूर वोट एनडीए को मिला है, खासकर महिलाओं का। और जो बड़ी बड़ी जो लाइनें दिख रही थी, महिलाएं वोट कर रही थी, जो वोट परसेंट इस बार ज़्यादा पोल हुआ है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में गया है और नतीजा सामने दिखाई पड़ा। बिल्कुल, लेकिन देखिए पंकज जी, क्योंकि अगर बीते चुनाव पर उनके आंकड़ों पर गौर करें तो एलजेपी चुनावी मैदान में थी, जेडीयू चुनावी मैदान में थी, कई ऐसी सीटें सामने आई हैं जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज पर गौर करें तो एलडीए प्लस बीजेपी, जेडीयू प्लस बीजेपी और साथ ही साथ एलजेपी प्लस बीजेपी मिलकर एक बड़ा जो आंकड़ा है वो क्रॉस करती हुई देखी जा रही थी। क्या इस बार एलजेपी का साथ आना एक बिल्कुल, देखिए बड़े पिछले बार के विधानसभा चुनाव में 2020 में एलजेपी ने 243 जगहों पे चुनाव लड़े थे पूरे, और उसमें 5% करीब उसको वोट मिले थे। इस बार जो है एलजेपी बीजेपी के साथ आ गई तो वो कहीं ना कहीं एनडीए में प्लस हुआ और उसके 5 सांसद वर्तमान में लोकसभा में। और दूसरी बात, जिस तरह से 29 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा, उसमें से करीब 22 सीटें, 20 से 22 सीटें वो जीतने की अग्रसर है। तो ये भी इस बात को परिलक्षित करता है कि वहां का समुदाय एनडीए के साथ है। और जिस तरह से ये जंगल राज के लोग, बिहार की जनता जो दलित समुदाय हो या अति पिछड़ा हो, वो नहीं चाहता है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो। इसीलिए देखिए वहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया। एक बड़ा फैक्टर केंद्र सरकार की सौगातों को भी माना जा सकता है विनय तिवारी जी, क्योंकि जब मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हुई उसके बाद जब बजट आया तो सबसे ज्यादा जो फायदा उसमें दिखा वो बिहार को होता हुआ नजर आया। साफ तौर पर क्या ये माना जा सकता है कि बिहार को जीतने की रणनीति तभी से तैयार कर ली गई थी? देखिए, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी का फोकस यूपी बिहार पे खासकर रहता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी पूर्वांचल से चुन के आते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया से, वाराणसी से, जिससे सटा हुआ बिहार है। तो वो बिहार की जो लोकसभा की सीटें हैं और जो उत्तर प्रदेश की कुल मिला के करीब 125 सीटों के आसपास होता है, उनको केंद्रित करते हुए अपनी योजना, 120 के आसपास वो योजना बनाते हैं। और इस चुनाव में भी देखिए, ये चुनाव बिहार का निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा जा रहा था, लेकिन कितनी रैलियां नीतीश कुमार की थीं और कितनी रैलियां नरेंद्र मोदी की हुई, ताना बाना जो बुना गया वो कहीं ना कहीं सेंटर में। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो चुनाव से पहले भी वो लगातार इस साल में उन्होंने कई दौरे किए, बिहार के कई जनसभाओं को संबोधित किया, कई चुनावी सौगातें भी दी चुनाव से पहले ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जो सौगातें देते हैं उसकी लोकार्पण की तिथि भी निश्चित हो जाती है। ये नहीं कि खाली बस उद्घाटन करके वो चले गए। तो ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 70 रैलियां की और नीतीश कुमार ने कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं की, अपने लड़के निशांतो कुमार जो एमटेक है उनको राजनीति में नहीं लाए, जबकि वहां के जनता दल यूनाइटेड के नेता उनको मांग कर रहे थे कि अब ले आइए, लेकिन नहीं लाए। और उन्होंने जिस तरह से 3 मिनट का एक वीडियो प्रसारित किया, उसमें जनमानस से अपील किया कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, मैंने आपके विकास के लिए सब कुछ किया। इसीलिए देखिए वहां की जनमानस ने बहुत चढ़ के नीतीश की जोड़ी जो है वो इस बार बिहार में सुपर डुपर हिट होती हुई नजर आ रही है। 206 सीटों पर लगातार बढ़त एनडीए की बनी हुई है। चिराग पासवान युवा नेता के तौर पर उभरे हैं। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार चुनाव में लगातार मतगणना जारी है और बीजेपी जेडीयू की जो जोड़ी है चिराग पासवान के साथ वो सुपरहिट होती हुई नजर आ रही है। लगातार 206 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए। अभी फाइनल पिक्चर आनी बाकी है, लेकिन मोहर इस बात पर लग चुकी है कहीं ना कहीं कि एनडीए की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री कौन, ये बड़ा सवाल। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।